हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सेमेस्टर 5 में सब्जेक्ट है इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, जहां पे हम बात करेंगे लेसन नंबर 1 के आखिरी कंसेप्ट्स के बारे में। यानी कि इस टॉपिक्स के साथ जो हमारा लेसन नंबर 1 है वो फिनिश हो जाएगा। लेसन नंबर 1 था क्या? बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इनकम टैक्स, जहां पे एक तो हम देखने वाले हैं मैक्सिमम मार्जिनल रेट टैक्स क्या होता है और अल्टरनेटिव टैक्स रेट क्या होते हैं, और दूसरा हम समझेंगे परमानेंट अकाउंट नंबर पैन नंबर को और उसके अलग अलग फंक्शंस को। तो ये हमारा रहने वाला है आज की वीडियो का कंप्लीट कंसेप्ट। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर जाए 9667836333 में व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। अब हम शुरू कर रहे हैं कंसेप्ट। तो पहला टॉपिक क्या आता है? मैक्सिमम मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? MMRT। यानी कि टैक्स रेट अलग अलग स्लैब्स के हिसाब से कैसे रहने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे। और दूसरा हम डिस्कस करेंगे न्यू इनकम टैक्स रिजीम को भी, जिसको हम क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिव टैक्स रेट्स। तो पहले समझते हैं पुराने वाला सिस्टम, वो देखते हैं। तो मैक्सिमम मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स MMRT रिप्रेजेंट द हाईएस्ट एप्लीकेबल टैक्स लेविड ऑन द हाईएस्ट इनकम स्लैब विद इन अ प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। यानी कि एक प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम में अलग अलग इनकम स्लैब के लिए अलग अलग इनकम टैक्स रेट कैसे डिटरमाइन किया जाता है। दूसरा, कैसे हायर इनकम्स के साथ जो टैक्स है उसका रेट भी बढ़ता चला जाता है, क्योंकि हम यही पढ़ते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम के बारे में। क्योंकि प्रोग्रेसिव टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है कि जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ेगी जो टैक्स रेट है वो भी क्या होता जाएगा? इंक्रीज करता चला जाएगा। तो वही चीज यहां पे भी है। इन इंडिया द इनकम टैक्स सिस्टम इज स्ट्रक्चर्ड विद मल्टीपल टैक्स स्लैब्स। जब हम इंडिया की बात करते हैं तो क्योंकि इंडिया में इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है, यानी कि कुछ लोग बहुत ज्यादा रिच हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा पुअर है, यानी कि जिसकी वजह से टैक्स स्लैब भी अलग अलग बनाने पड़ते हैं, मल्टीपल टैक्स स्लैब यूज करने पड़ते हैं, क्योंकि लोगों की इनकम बहुत ज्यादा डिफर करती है। तो इसलिए हम बात करते हैं कि इंडिया में जो है ना मल्टीपल टैक्स स्लैब्स हम यूज करते हैं, ईच सब्जेक्ट टू डिफरेंट टैक्स रेट। और सबका टैक्स रेट भी क्या है? काफी ज्यादा डिफरेंट है बेस्ड ऑन इनकम लेवल्स के हिसाब से। अब समझते हैं आगे के पॉइंट। पहला पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या आता है? MMRT। अब MMRT इज क्रूशियल फॉर टैक्स प्लानिंग। जो MMRT है वो क्रूशियल है किसी चीज के लिए? टैक्स प्लानिंग के लिए, एज इट डिटरमाइंस द मैक्सिमम टैक्स लायबिलिटी। क्योंकि हम यहाँ पे मैक्सिमम टैक्स लायबिलिटी को डिटरमाइन करते हैं अ टैक्स पेयर में इनकर, यानी कि एक टैक्स पेयर को मैक्सिमम कितनी लायबिलिटी यानी कि कितना टैक्स पे करना पड़ेगा अपनी इनकम स्लैब के हिसाब से, वो हम यहां पे देखते हैं। अब यहां पे कैसे आता है? पहला पॉइंट यहां पे आया एज ऑफ लेटेस्ट टैक्स रिजीम। और जब हम बात करते हैं लेटेस्ट टैक्स रिजीम की, इंडिविजुअल्स आर टैक्स्ड एट डिफरेंट रेट्स, यानी कि लोगों पे टैक्स डिफरेंट रेट्स के अकॉर्डिंग लगाया जाता है बेस्ड ऑन देयर इनकम लेवल्स, उनके इनकम लेवल्स के अकॉर्डिंग। अगर इनकम ज्यादा है तो प्रोग्रेसिव टैक्स की वजह से उन्हें टैक्स भी ज्यादा देना पड़ेगा, इनकम कम है तो टैक्स भी कम देना पड़ेगा, और इनकम बहुत कम है तो आपको नील टैक्स भरना पड़ेगा। और एप्लीकेबल सरचार्जेस भी पे करने पड़ते हैं एंड सेस। अब समझते हैं कौन कौन से टैक्स स्लैब हैं। तो ये 4 टैक्स स्लैब लिखे हुए हैं। पहला, इनकम अप टू ₹2.5 लाख, यानी कि अगर किसी की इनकम 2.5 लाख रुपए तक है तो उसके ऊपर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगाया जाएगा, वो पर्सन पे करेंगे नील टैक्स, यानी कि कुछ भी नहीं देना। ठीक है। दूसरा, इनकम फ्रॉम 2.5 लाख टू 5 लाख, तो कितना टैक्स जाएगा? 5%। मतलब अगर किसी की इनकम 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में, यानी कि 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में है, तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा कितना? 5% टोटल इनकम का। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अगर किसी की इनकम 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में, मान लेते हैं 4 लाख है, तो 4 लाख का 5% कितना हुआ? आप सबने निकालना सीखा होगा ना बचपन में। 4 लाख का 5% निकाल लो, कितना होता है? 1 लाख रुपए है। सॉरी क्या बोल दिया मैंने? 4 लाख का 5% हमारे पास कितना होता है? ठीक है। 4 लाख का 10% होता है 40,000, तो 4 लाख का 5% होगा सिर्फ 20,000। ठीक है। तो पता नहीं ध्यान कहाँ था। तो जैसे अगर निकालना भी आप लोगों को वैसे निकाल लेना, क्योंकि 10% निकालना काफी ईजी होता है। आप पीछे से 1 जीरो डालो, 10% आ जाएगा। नहीं समझ में आता डायरेक्ट आप 5% निकाल सकते हो। 5/100 कर लेना, यहाँ पे 2 जीरो कटेगी। ठीक है। 4000 × 5 कितना हो जाएगा? 20,000 रुपए। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? टैक्स।
तो ये हो गया, क्योंकि अगर 1 लाख टैक्स भर रहे हैं, इस बात का मतलब क्या है कि उसकी इनकम बहुत ज़्यादा है। अगर 10% भी मैं टैक्स रेट रखता हूँ तो उसकी इनकम 10 लाख रुपए होनी चाहिए, तब जाके वो 1 लाख रुपए टैक्स भरेगा। ठीक है, अब यहाँ समझते हैं। तो हो गया बी पार्ट कि जब इनकम जो है वो 2.5 लाख से लेके 5 लाख के बीच में है। इसके बाद सी पार्ट क्या आता है, इनकम फ्रॉम ₹5 लाख टू 10 लाख। अगर किसी की इनकम किसके बीच में है, 5 लाख से 10 लाख के बीच में है, तो उसे टैक्स 20% पे करना पड़ेगा। यानी कि इस टैक्स स्लैब के अंदर वो पर्सन 20% अपनी इनकम का पे करेगा गवर्नमेंट को एज अ टैक्स। अब जैसे देखते हैं 5 लाख से 10 लाख के बीच में मान लेते हैं 8 लाख है किसी की इनकम। अगर किसी की इनकम 8 लाख है तो 8 लाख का 10% 80,000 रुपये उसे, सॉरी 8 लाख का 20%, यानी कि 1,60,000 रुपए, क्योंकि यहाँ पे 10% वाला हिसाब नहीं, यहाँ पे कहना है 20%। तो क्योंकि सीधा गवर्नमेंट ने क्या किया, नील टैक्स, फिर 5%, फिर 20%, 10% का कोई खेल नहीं है। तो भाई जब 8 लाख रुपए किसी की इनकम होगी तो उसका 20% कितना बनेगा, 10% बनता है 8 लाख का, 0 हटा दो, यानी कि 80,000 रुपए, और 20% बनेगा 1,60,000 रुपए उसे इनकम टैक्स के तौर पर गवर्नमेंट को पे करने होंगे। अगर किसी की इनकम पूरी 10 लाख रुपए मान लेते हैं हम, और अगर इनकम 10 लाख रुपए है तो 10 लाख का 20% कितना बनेगा, 2 लाख रुपए, क्योंकि 10 लाख का 10% 1 लाख रुपए बनता है, 1 लाख का डबल कर लो 2 लाख, वो जाएगा 20%, तो उसे 2 लाख रुपए एज अ इनकम टैक्स गवर्नमेंट को पे करने होंगे। इसके बाद लास्ट स्लैब जो आता है, 4th पॉइंट, इनकम अबव ₹10 लाख। अब 10 लाख के ऊपर से इनकम कितनी भी हो, आपको 30% अपनी इनकम का एज अ गवर्नमेंट को टैक्स पे करना होगा। जैसे मान लेते हैं किसी की इनकम 10 लाख से ऊपर मान लेते हैं कि 12 लाख रुपए है, 15 लाख रुपए है, तो उसे 30% अपनी इनकम का, मतलब ऑलमोस्ट 1/3 उसे गवर्नमेंट को एज अ टैक्स पे करना पड़ेगा। क्योंकि 15 लाख मान लेते हैं किसी की इनकम है, तो 15 लाख का 10% कितना होता है, 1.5 लाख रुपए, यानी कि उसका 3 टाइम्स कर दो तो कितना हो गया, 30% निकल जाएगा आपका 4.5 लाख रुपए। यानी कि अगर किसी की इनकम 15 लाख रुपए है तो उसको 4.5 लाख रुपए गवर्नमेंट को एज अ टैक्स पे करने हैं। तो बाकी जो उसके पास बचेगा वो बचेगी उसकी डिस्पोजेबल इनकम, जिसे वो अलग अलग गुड्स एंड सर्विसेज की कंजप्शन में खर्च कर सकता है। तो वो चीज यहाँ पे आई। तो ये हमारे पास ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग अलग अलग टैक्स रेट हमने यहाँ पे देखे, अलग टैक्स स्लैब हमने यहाँ पे देखे, डिस्कस किए। अब समझते हैं आगे, एडिशनली अ सरचार्ज अप्लाई टू टैक्स पेयर। यही नहीं, टैक्स पेयर्स के ऊपर एक सरचार्ज भी लगता है विद हायर इनकम्स, अगर उनकी इनकम ज्यादा है तो, रेंजिंग फ्रॉम 10% टू 37%, जिसका रेंज क्या है 10% से लेके 37% तक, डिपेंडिंग ऑन इनकम ब्रैकेट। और किस पर डिपेंड करती है, इनकम ब्रैकेट पर डिपेंड करती है। अ हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%, और एक हेल्थ और एजुकेशन सेस अगर मान लें वो 4% का लगेगा, इज लेविड ऑन टोटल टैक्स पेबल, टोटल टैक्स पेबल पे इंक्लूडिंग सरचार्ज, जिसमें सरचार्ज भी इंक्लूड किया जाएगा। तो ये हमारे पास एक एडिशनल पॉइंट हो गया, ध्यान रखना। सरचार्ज रहेगा टैक्स पेयर पे 10% से 37%, और जो सेस लगेगा वो लगेगा 4% अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स पेबल, इनकम के हिसाब से रहेगा, और इनकम ब्रैकेट के हिसाब से ही उन पे सरचार्ज भी लगाया जाता है। तो ये हमने देखा एक तरह से MMRT, मैक्सिमम मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स, यानी कि मैक्सिमम टैक्स का रेट क्या रखा जाएगा, क्या लगाया जाएगा। उम्मीद है आपको यहाँ तक के सारे पॉइंट्स जो हैं वो कवर हो चुके हैं, ये सारे पॉइंट आपको कवर हो गए हैं। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जहाँ पे हम बात करने वाले हैं अल्टरनेटिव टैक्स रेट्स के बारे में, यानी कि अल्टरनेटिव टैक्स रेट्स कौन से होते हैं, क्या होता है अल्टरनेटिव टैक्स सिस्टम, या फिर क्या होता है न्यू टैक्स रिजीम, वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो अकॉर्डिंग टू न्यू टैक्स रिजीम, क्योंकि अल्टरनेटिव टैक्स रेट है ना वो न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से ही है, इन इंडिया इंट्रोड्यूस द फाइनेंस एक्ट 2020 ऑफर्स टैक्स पेयर्स द ऑप्शन टू अवेल अ सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर, यानी कि यहाँ पे एक तरह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स को सिंप्लीफाई कर दिया कि आपको फालतू के एग्जेप्शंस नहीं मिलेंगे, डिडक्शंस नहीं मिलेंगे, और हम आपके टैक्स को ही कम कर देते हैं, ताकि आप कहीं ना कहीं ये जो फालतू का स्ट्रक्चर था ना कि हम डिडक्शंस लेंगे, एग्जेप्शंस लेंगे, अलग अलग ATC, ATD, ATE की, उन सब चीजों से आप बच जाओगे। आपको हम एक सिंपल स्ट्रक्चर देते हैं टैक्स रेट को कम करके, ताकि लोगों को टैक्स भरना इजी हो, लोग ज्यादा मोटिवेट हो टैक्स भरने को लेके। तो उन चीजों के लिए गवर्नमेंट ने ये चीज की थी, वही चीज यहाँ पे है। तो रिजीम इन इंडिया इंट्रोड्यूस द फाइनेंस एक्ट 2020 ऑफर्स टैक्स पेयर्स द ऑप्शन टू अवेल अ सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर विद लोअर टैक्स रेट, यानी कि जहाँ पे टैक्स रेट क्या होंगे, बहुत ज्यादा कम होंगे, बट क्या, विदाउट क्लेमिंग डिडक्शंस एंड एग्जम्पशंस अवेल अंडर एग्जिस्टिंग टैक्स रिजीम, यानी कि जो भी पुराना टैक्स रिजीम था वहां पे जो भी एग्जम्पशंस मिलते थे और डिडक्शंस मिलते थे वो आप यहाँ पे अवेल बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। यानी कि मैं
मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जो भी पर्सन, नोट कर लेना इस बात को, है ना, बिल्कुल ध्यान से गांठ बांध लेना इस बात को, कि जो भी पर्सन न्यू टैक्स रिजीम या फिर अल्टरनेटिव टैक्स रेट रिजीम की तरफ जाता है तो वो कभी भी डिडक्शंस नहीं ले पाता, चाहे वो 18C हो, 18D हो, 18E हो, उन सब की। अब जिनको नहीं पता 18C की डिडक्शन क्या थी, 18E की क्या थी, 18D की क्या थी, भाई प्रीवियस वीडियो देख लेना, है ना, वहां पे मैं आराम से डीप में समझा के आया हूं कि कौन कौन सी डिडक्शंस होती हैं 18C, 18D, 18E के अंदर। साथ साथ एग्जेप्शंस भी वो यहाँ पे अब नहीं ले पाएगा नए टैक्स रिजीम के हिसाब से। मतलब टैक्स रेट को सिंपल कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया, लेकिन साथ साथ डिडक्शंस और एग्जेप्शंस को हटा दिया और टैक्स रेट चीप कर दिया यहाँ पे। अब इसके बाद क्या आता है, अंडर अल्टरनेटिव टैक्स रिजीम। जब हम बात करते हैं अल्टरनेटिव टैक्स रिजीम की, द इनकम टैक्स रेट्स एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल टैक्स पेयर। तो जो इनकम टैक्स रेट है ना, वो एप्लीकेबल किस पे होते हैं, इंडिविजुअल टैक्स पेयर, हर एक टैक्स पेयर पे, इंक्लूडिंग रेजिडेंट इंडिविजुअल एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। यानी कि वो इंडिविजुअल टैक्स पेयर पे लेंगे जिसमें हमारे रेजिडेंट भी आएंगे जो हमारी कंट्री में रहते हैं, साथ साथ HUF यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी इसका पार्ट बनेगी फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25 आर एज फॉलोस। और ये डाटा है 24-25 का डाटा इस तरीके का है। पहला क्या आता है, इनकम अप टू 3 लाख रुपए नील टैक्स। यहाँ पे देखना ध्यान से, यहाँ पे 2.5 लाख तक नील टैक्स था, यहाँ पे 3 लाख तक किसी प्रकार का कोई भी टैक्स नहीं पे करना किसी पर्सन को। इनकम 3 लाख से 7 लाख है तो 5%, ठीक है। यहाँ पे क्या था 5% के लिए, यहाँ पे था 2.5 लाख से 5 लाख, यहाँ पे 3 लाख से 7 लाख कर दिया, आपको सिर्फ 5% टैक्स भरना है। इनकम 7 लाख से, मतलब अगर 3 से 7 के बीच में मान लेते हैं 5 लाख रुपए इनकम है किसी की, तो अगर किसी की इनकम 5 लाख रुपए तो 5 लाख का सिर्फ 5% देगा, यानी कि 25,000 रुपए। क्योंकि 5 लाख का 10% निकालना आसान है, 50,000 रुपए, 50,000 रुपए का अदा कर दो, 25,000 रुपए आ गया, ठीक है ना। तो मैंने निकालना आपको सिखाई दिया था। दूसरा, अगर किसी की इनकम 7 लाख से 10 लाख के बीच में है, सपोज करते हैं कि 8 लाख है, तो उसके ऊपर इनकम टैक्स लगेगा 10%। यानी कि जो रेट पहले 20% हुआ करता था, देखो ये रहा 20%, 5 से 10 के बीच में, और यहाँ पे 7 से 10 के बीच में वो रेट कितना कर दिया है, सिर्फ और सिर्फ 10%, यानी कि आधा कर दिया है इनकम टैक्स को, ताकि लोग टैक्स देने के लिए ज्यादा मोटिवेट हो, ज्यादा टैक्स दे। लेकिन दिक्कत क्या है कि लोगों को कहीं ना कहीं यहाँ पे अपने एग्जेप्शंस और डिडक्शंस छोड़ने होंगे अगर वो नए टैक्स रिजीम की तरफ जाते हैं तो, ठीक है। तो ये भी चीज ध्यान रखना। तो 7 लाख से 10 लाख के बीच में मानते हैं 8 लाख है किसी की इनकम, तो 10% यानी कि 80,000 रुपए उसे टैक्स के तौर पर देने पड़ेंगे। हाँ, अगर किसी की इनकम 10 लाख से 15 लाख के बीच में है तो उसे 20% इनकम टैक्स भरना पड़ेगा, ठीक है। जो कि पहले क्या था कि अगर इनकम 10 लाख से ऊपर है, 10 लाख से ऊपर कितनी ही हो तो उसे 30% टैक्स देने पड़ते थे। लेकिन अब एक छूट मिल गई कि 15 लाख से 20 लाख, 15 लाख से 10 लाख से 15 लाख के बीच में भी आपको सिर्फ और सिर्फ 20% ही इनकम टैक्स भरना है। 30% वाले रेट से हम बच गए यहाँ पे। लेकिन जिसकी इनकम 15 लाख से ऊपर होगी उसे अभी भी 30% इनकम टैक्स ही भरना पड़ेगा। 15 लाख से ऊपर यानी कि अगर मान लेते किसी की इनकम 20 लाख रुपए है तो 20 लाख का 30% कितना होता है, 6 लाख रुपए। क्योंकि 20 लाख का 10% हो गया 2 लाख रुपए, 2 लाख का 3 हो गया 6 लाख रुपए, यानी 6 लाख रुपए 20 लाख में से उस पर्सन को एज अ गवर्नमेंट, एज अ टैक्स गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, ठीक है। और वहीं पे अगर ऊपर देखें 10 लाख से 15 लाख के बीच में मान लेते हैं किसी की इनकम मान लेते हैं 12 लाख है, तो 12 लाख का 20% कितना बनेगा, 2,40,000 रुपए से 2,40,000 रुपए गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे अपनी जेब से एज अ टैक्स। फिर जो डिडक्ट होने के बाद बचेगा वो क्या होता है, डिस्पोजेबल इनकम। जिनको नहीं पता बता देता हूं, डिस्पोजेबल इनकम का मतलब होता है YD यानी कि Y माइनस D, यानी कि इनकम में से जब हम टैक्स को हटा देते हैं तो वो पैसा आता है जिसको हम अलग अलग गुड्स और सर्विसेज को बाय करने में खर्च कर सकते हैं, यानी कि डिस्पोजेबल इनकम बचती है हमारे पास। तो ये पॉइंट आया एक। अब समझते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट को, जिसका नाम क्या है, परमानेंट अकाउंट नंबर, यानी कि पैन नंबर, जिसके उसका हम समझेंगे इंपॉर्टेंस को भी, इसकी इंपॉर्टेंस को भी और यूटिलाइजेशन को भी। सबसे पहले समझते हैं परमानेंट अकाउंट नंबर होता क्या है। अगर वैसे तो अब सब लोगों को अडल्ट हो तो आपके पास पैन कार्ड जरूर बना होगा, क्योंकि बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए, बाकी काम का मुझे नहीं पता, बैंक अकाउंट के लिए भी पैन कार्ड मैंडेटरी कर दिया गया है। तो जिनका पैन कार्ड है, आपने देखा होगा उस पर एक पैन नंबर लिखा होता है जिसको हम बोलते हैं परमानेंट अकाउंट नंबर। चाहे आपका अकाउंट किसी भी बैंक में हो, किसी भी जगह हो, लेकिन आपको वो पैन नंबर देना ही पड़ेगा जहां पे आपकी सारी ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड होती हैं। पैन नंबर क्या होता है, एक अल्फा न्यूमेरिक, ठीक है, एक नंबर होता है जिसमें कुछ अल्फाबेट्स भी यूज करते हैं, कुछ नंबर्स भी यूज करते हैं, और जो दिखाता है कि आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी एसेट्स हैं। और हर पर्सन के पास, जिसका एक बैंक अकाउंट है, जो अडल्ट है, उसके पास उसका पैन कार्ड जरूर होता है। तो वही चीज यहाँ पे है, परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन कार्ड, इंपॉर्टेंस, यूटिलाइजेशन। तो पैन इज अ यूनिक अल्फा न्यूमेरिक आइडेंटिफायर इशूड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इसको इशू कौन करता
करता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसे इशू करता है टू इंडिविजुअल्स, या तो इंडिविजुअल्स को या फिर एंटिटीज को भी, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्शन यूनिट है, वहां पे भी हम पैन नंबर वहां पे दे सकते हैं, फिर जीएसटी नंबर वहां पे दे सकते हैं फॉर ट्रैकिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, ताकि हम जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है उसको ट्रैक कर पाए, साथ साथ टैक्स कंप्लायंस वो हम देख पाए। यानी कि मेन मैं कह सकता हूँ कि पैन कार्ड रखने का मेन मोटिव क्या होता है कि एक तरह से गवर्नमेंट आपको पैन कार्ड इसलिए इशू करता है कि गवर्नमेंट आपकी सारी प्रॉपर्टीज को देख पाए, आपके पास कौन कौन सी एसेट्स है, ठीक है, आप कैसे ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, कैसे बैंक में पैसा आता है, कैसे बैंक से पैसा जाता है, किन किन जगह आप खर्चा करते हो, यानी कि सारी चीज़ों की नॉलेज गवर्नमेंट के पास है, क्योंकि गवर्नमेंट पैन कार्ड की हेल्प से आपकी सारी स्टेटमेंट्स, सारी चीज़ों को चेक करती है, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे है, यानी कि सारी ट्रांजैक्शंस एक रिकॉर्ड के अंदर है जो कहाँ पे है, इनकम टैक्स के पास है। इसलिए देखा होगा आपने कि बहुत से लोग अगर टैक्स नहीं भरते हैं अपनी इनकम ज़्यादा होने की वजह से भी, तो उनके पास इनकम टैक्स के नोटिसेस आने शुरू हो जाते हैं। जैसे आजकल मैं कुछ केसेस देख रहा हूँ जहाँ पे कुछ जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं या फिर जो कुछ पॉपुलर वेंडर्स हैं उनकी बिक्री बहुत ज़्यादा होती है। अब मजबूरी में क्या है कि हम लोगों ने डिजिटल पेमेंट्स यूज़ करना शुरू कर दिया है, तो डिजिटल पेमेंट की वजह से अब उन लोगों को भी क्यूआर लगा रखना पड़ता है, तो उनकी बैंक में ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा होती है। अब इनकम टैक्स को नहीं पता कि सारी उसकी उनकी इनकम नहीं है, खर्चा भी तो होता है उन गुड्स को बनाने में, सर्विस को बनाने में, तो सब उनके खर्चे नहीं है। अब बेचारे वो अपने अकाउंट को ऑडिट करवाते नहीं होंगे, ना ही किसी सीए से अकाउंट सेट करवाते होंगे ताकि वो अपने एक्सपेंसेस शो कर पाए, इनकम शो कर पाए, एसेट दिखा पाए, लायबिलिटीज दिखा पाए, वो तो कर नहीं पाते होंगे, जिसकी वजह से उनके पास भी बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, इनकम टैक्स के नोटिसेस आ रहे हैं बार बार। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेन दिक्कत किस चीज की है, क्योंकि उनकी इनकम रिकॉर्ड हो रही है किस, कहाँ पे, इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट में, सिर्फ पैन कार्ड के थ्रू। तो वही चीज़ यहाँ पे है। तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस गवर्नमेंट को सारी पता है कि एक पर्सन कहाँ कहाँ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कर रहा है। इसके बाद अगला पॉइंट क्या आता है, इसके अलग अलग फंक्शंस भी हैं। फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स फाइलिंग में काम आता है। अगर हमें इनकम टैक्स भरना है, अगर मैं ITR फाइल करता हूँ तो मेरे पास पैन कार्ड होना मैंडेटरी है, उसके हिसाब से ही हम ITR फाइल कर सकते हैं। दूसरा ओपनिंग बैंक अकाउंट, अगर हमें बैंक अकाउंट खुलवाना है तो वहाँ पे भी हमें क्या चाहिए, एक पैन कार्ड चाहिए। मैंने बताया कि पैन कार्ड अब मैंडेटरी कर दिया गया है, उसके बिना हम बैंक अकाउंट्स ओपन नहीं कर सकते। उससे अगर हम माइनर हैं तो फिर हमें जॉइंट अकाउंट की तरफ जाना पड़ेगा, अपने पेरेंट के साथ अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। तीसरा इन्वेस्टमेंट्स, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे कहीं पे इन्वेस्टमेंट करनी है, मुझे कुछ शेयर्स खरीदने, मुझे कुछ एसेट खरीदने हैं, उसके लिए मुझे डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा, और डीमैट अकाउंट खोलने के लिए भी एक चीज मैंडेटरी है, पैन कार्ड। पैन कार्ड चाहिए, उसमें भी फोर्थ, यानी कि अब आप ज्यादातर देखोगे हर एक डॉक्यूमेंट में दो चीजें बहुत मैंडेटरी कर दी गई हैं, पैन कार्ड और आधार कार्ड। फिर प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस का पता लग जाता है पैन कार्ड के जरिए, और अगर हमें लोन चाहिए तो लोन के एप्लीकेशंस के लिए भी हमें पैन कार्ड देना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि एक तरह से आप समझ सकते हो कि हर एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए पैन कार्ड को मैंडेटरी कर दिया गया है। बिना पैन कार्ड के हमारे लिए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करना पॉसिबल नहीं है, ना तो हम एसेट खरीद सकते हैं, ना ही सेल कर सकते हैं, हर चीज में दिक्कत आएगी। तो इसलिए पैन कार्ड, ये सारे क्या है, फंक्शंस है किसके, पैन कार्ड के, ठीक है। तो उम्मीद है आपको टॉपिक समझ में आ गया है। साथ साथ हमारा चैप्टर 1 भी खत्म हो गया, 5 वीडियोस बन चुके हैं चैप्टर 1 की, यानी कि बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इनकम टैक्स यहाँ पे हमारा होता है फिनिश। बाकी हम आने वाले टॉपिक्स में, आने वाले चैप्टर्स में और भी डीप में समझेंगे टैक्सेशन सिस्टम को, ठीक है। तो भाई अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोज़ के लिए। उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में जहाँ पे हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में। नोट्स के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हो, यानी कि 9667836336 हमें व्हाट्सएप करके नोट्स मिल सकते हो। और भाई अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए, ठीक है। और अपने उन दोस्तों में शेयर भी कर देना जिनका एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का, जिसको जो उतारना है वो उतार ले, मैं बोर्ड के सामने से।